हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बुलेट है जिसका मास दिया है 0.1 kg और एक वुडन ब्लॉक के ऊपर उसे फायर किया जाता है और क्वेश्चन में कहा है कि इट पियर्स थ्रू एंड बट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इनटू द ब्लॉक। ये ब्लॉक के अंदर 50 सेंटीमीटर अंदर तक ट्रेवल करता है, इतना पेनिट्रेट कर जाता है इतनी डिस्टेंस तक। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर हिटिंग द वुड is 10 meter per second and it slows down with uniform deceleration, तो आपको बताना है कि कितने मैग्नीट्यूड का इफेक्टिव रिटार्डिंग फोर्स आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये रीजन है, इतना रीजन, ये 50 सेंटीमीटर बुलेट के अंदर बात कर रहे हैं। 50 सेंटीमीटर बुलेट के अंदर पहले जो बुलेट था एंटर करने से पहले उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और वो बुलेट के अंदर जो है 50 सेंटीमीटर तक मूव करता है और फाइनली जो है रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इस पूरे रास्ते में यहां से लेके यहां तक जो रिटार्डिंग फोर्स है वो एक समान रिटार्डिंग फोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पे कह देता हूं कि उस रिटार्डिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो F के बराबर में मान लेता हूं। तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा A = F/m और ये एक्सेलरेशन जो है ये पीछे की तरफ लगा होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूं बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, सो आई कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मींस v² = u² + 2as जो है हम लगा सकते हैं। फाइनल स्पीड का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ F/m, m की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू s इज 50 सेंटीमीटर, 50/100। तो अब ये जो इक्वेशन है इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा फोर्स का। ठीक है, तो ये सवाल जो है आप कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक बॉय है जिसका मास 4 kg है, एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है। 4 and 5 kg के ये हमारे पास सिस्टम है 4 kg and this is 5 kg. If the coefficient of friction between the wood and the floor, यहाँ पे coefficient of friction जो है वो 0.5 है, हाफ है। The maximum force that the boy can exert on the rope so that the piece of wood does not move. तो यहाँ पे दो कीवर्ड हमें यहाँ से पिक करने हैं, does not move and the maximum force। तो does not move का मतलब है कि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो किस तरह का फ्रिक्शन है, स्टैटिक टाइप का फ्रिक्शन है। और यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की बात की है, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। इस ब्लॉक की, इस पूरे सिस्टम की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में मूव करने की है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, मैन प्लस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर मैन प्लस ब्लॉक, बिकॉज आसान है इससे सॉल्व करना। यहाँ पे ये इंसान जी, ये हमारे ब्लॉक जी, इन दोनों का जो है ग्रेविटेशनल वेट जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लग रहा होगा। और कह सकता हूं कि 4 kg 5 kg तो 9 kg का वेट 90 न्यूटन लग रहा होगा। ग्राउंड से कांटेक्ट में कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर ग्राउंड के द्वारा लगाया जाने वाला नॉर्मल फोर्स होने वाला है, मैं मान लेता हूं ये n के बराबर है। ठीक, और इसने रस्सी को खींचा है तो रस्सी ने भी इसको खींचा होगा, ऑलमोस्ट इसको वर्टिकल मानते हुए एक टेंशन फोर्स भी हम इस इंसान के ऊपर लगा सकते हैं। इंसान के ऊपर है और ये पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम के ऊपर मैंने दिखा दिया। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। अब फ्रिक्शन की बात करें तो इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन हमने देख लिया है यहाँ क्वेश्चन से कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज इक्वल टू μs × n। यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये 1/2 है और ये n है, तो ये हो जाएगा आपके पास n/2। और यहाँ पे रस्सी द्वारा लगाया हुआ फोर्स T के बराबर है, तो यहाँ भी टेंशन T होगा। आइडियल स्ट्रिंग है, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T। यानी कि इस रस्सी के द्वारा ब्लॉक को खींचा जा रहा है टेंशन T से, तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स की लिया जाएगा। तो ये टेंशन T यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मुझे इसे फिसलने से रोकना है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
जो मूवमेंट है वो मुझे रेस्ट्रिक्ट करना होगा, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगाना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं सबका समेशन 0 करना होगा। तो यहाँ पे t जो है वो इस डायरेक्शन में है और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, दोनों को जो है आप इक्वेट कर देंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा दैट t इज इक्वल टू n/2 या n इज इक्वल टू 2t आप लिख सकते हैं। और n की वैल्यू जो है आप इस वाली रिलेशन से लिख सकते हैं, बिकॉज कोई भी वर्टिकल में मोशन भी नहीं है, सो n प्लस टी इज इक्वल टू 90 लिखा जा सकता है। n प्लस टी इज इक्वल टू 90 और यहां से n की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना आ जाएगा 90 माइनस टी। तो n की वैल्यू 90 माइनस टी इज इक्वल टू 2t आप रख देना, तो यहां से आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 90 और आ जाएगा t इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो इतना मैक्सिमम फोर्स आपको लगाना होगा जिससे वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और वो एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती है। फोर्स यहां पे देख सकते हैं, इस फोर्स का x कंपोनेंट है 2, y कंपोनेंट है 3t, यानी कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है यहां पे, और यहां पे फोर्स है 5 न्यूटन इन z डायरेक्शन। तो एक कहते हैं क्वेश्चन में कि रेस्ट से स्टार्ट करते हैं और वो इनिशियली ओरिजिन पे थे, आफ्टर 4 सेकेंड ये पहुंच जाते हैं यहां पर, तो हमें बतानी है v की वैल्यू कितनी है। देखिए बेटा, यहां पे आप देखिए कि y डायरेक्शन में कौन कौन से वेरिएबल हैं इन y डायरेक्शन। क्यों मैंने y डायरेक्शन चूज किया है? बिकॉज हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है और वही हमसे पूछा गया है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन द मोशन इन द y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में देखें तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लग रहा है 3t, तो 3t यदि फोर्स है, मास दिया हुआ है, सो मास इज इक्वल टू 2 kg और फोर्स जो है कितना लग रहा है 3t। तो यहां पे मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन कितना होगा 3t/2, 3/2t यानी कि 1.5 t मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहा होगा। ये टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से हम बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन में कहा है कि टाइम t बराबर 4 पर यानी कि 4 सेकंड बीतने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से पहुंच जाता है b, y इज इक्वल टू b पर, तो यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं कितना हुआ है 4 सेकंड में b माइनस 0, y फाइनल माइनस y इनिशियल, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप जो है लगा सकते हैं कैलकुलस वाले रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे v dv/dx, dv/dy कहना चाहिए, v dv/dy इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो यहां से लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू ay। अच्छा, अभी ये नहीं लगेगा बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ आपको दिया हुआ है। अच्छा, ओके, यहाँ पे जल्दबाजी कर दी हमने। एक्सेलरेशन टाइम के फॉर्म में है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लिखिए इसे dv/dt, एक्सेलरेशन को इसको लिखिए 1.5t। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू 1.5t dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो कहेंगे 0 इनिशियल वेलोसिटी थी, टाइम t बराबर 0 पे, और जब टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t हो जाता है तो स्पीड मैंने मान लिया v के बराबर हो जाती है, तो यहां से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 1.5 t²/2। ये आपको रिजल्ट मिलेगा वेलोसिटी का टाइम के साथ। अब वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं dy/dt, बिकॉज y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो इसे dy/dt लिख देंगे, x डायरेक्शन में बात करते तो dx/dt लिख सकते थे। सो dy/dt इज इक्वल टू 1.5/2 इंटू टी स्क्वायर, यहां से t की टर्म को उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां से dy इज इक्वल टू 1.5/2 t² dt, और हमें पता है कि t बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 थी, t बराबर t पर y की वैल्यू जो है b के बराबर हो चुकी है, तो यहां से आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1.5/2 इंटू t³/3, ये चला गया आपके पास 0.5 टाइम्स, तो आपको मिल जाता है b इज इक्वल टू t³/4। तो यहां से अब t बराबर 4 यदि डाल देते हैं तो t इज इक्वल टू 4 की बात करें, t इज इक्वल टू 4, तो आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 4⁻³ इज इक्वल टू 16 मीटर। 16 मीटर या जो भी यूनिट है वो आपको आंसर में मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट, एक स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर एक महाशय जी खड़े हैं और स्टेशनरी लिफ्ट में हैं, और उनका जो मास वो मेजर कर पाते हैं, मास वो कैलकुलेट कर पाते हैं, वो 60 kg आता है। यानी कि जो एब्सोल्यूट इनका मास जो है उस अर्थ की सरफेस पर लिफ्ट के अंदर स्टेशनरी लिफ्ट में
एक्सेलरेशन 0 है और ये स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े हैं, स्प्रिंग बैलेंस, ओके स्प्रिंग बैलेंस, ठीक। तो इनका मास आता है 60 kg और इनके वेट के बारे में कह सकते हैं कि 600 न्यूटन जो है इनका वेट इस समय है, जो एक्चुअल वेट है इनका। अब क्वेश्चन में कहा है कि वेट ऑफ द पर्सन इफ द लिफ्ट डिसेंड्स विद द यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होता है कि ये लिफ्ट जो है ये नीचे की तरफ दौड़ने लगती है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमें बताना है कि अब वेट कितना होगा। तो हम यहां पे जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो टेंशन को मेजर करता है। तो यहां पे ये रस्सी जो है, इस स्प्रिंग जो है, इसमें मान लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स या टेंशन टी के बराबर है। ये हमारे भाई साहब हैं, नीचे इनके ऊपर mg लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो टी आपको मिल जाएगा m इंटू जी माइनस ए। तो एक्चुअल मास कितना था 60, g कितना है 10, माइनस एक्सेलरेशन इज 1.8, या इसको 9.8 मान लेते हैं तो अच्छा रहेगा, फिर ये सब बिगड़ जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, कितना g है ना, तो इसको 10 रहने देते हैं। तो 10 माइनस 1.8 कितना हुआ आपके पास 8.2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 60 इंटू 8.2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर आपका। तो टेंशन आपको मिल जाएगी, तो आ जाएगा आपके पास 492 आपके पास आंसर मिल जाएगा। जी की वैल्यू 10 ही लेनी है, 492 इंटीजर है, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया है कि हमारे पास 200 ग्राम का एक ब्लॉक है, मास है, जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव में, और उसकी वर्टिकल साइड वॉल है और उनका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इफ द ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन राउंड, देन द नॉर्मल फोर्स बाय द साइड वॉल्स। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है कि टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूं। टॉप व्यू कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक टाइप है, ट्यूब कह सकते हैं, ये है इस तरह से, और इसमें जो ब्लॉक है वो ऐसे मूव कर रहा है और इसको 40 सेकंड लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि टाइम पीरियड जो है वो 40 सेकंड है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा बता सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 20 रेडियन पर सेकेंड, पाई बाय 20 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका एंगुलर स्पीड है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है और ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन बताना है। देखिए इस वॉल की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा और यही नॉर्मल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक रिश्ता है, वो एक्चुअल में कोई इंसान, जैसे कोई एक्चुअल में फोर्स नहीं है। जैसे आप समझिए कि कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है। क्या है, जैसे मान लीजिए आपके ये पापा हैं, तो पापा जो है एक रिश्ता है, पापा तो कह रहे कि हो गए। तो मान लीजिए भाई है, ठीक है, तो भाई जो है एक रिश्ता है, ठीक है। भाई एक इंसान का नाम नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, आपके बहुत सारे भाई भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई एक पर्टिकुलर फोर्स नहीं है, इट्स नॉट अ रियल फोर्स। जब भी कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो इस वाले केस में नॉर्मल ही एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग सकता है, तो वही इसको घुमाने में हेल्प करेगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा इस वाले केस में। हो सकता है किसी केस में फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा हो तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, हो सकता है किसी केस में टेंशन इस तरफ लग रहा हो सेंटर की तरफ, तो टेंशन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक नाम है, एक रिश्ता है, ठीक है, जो है उसका एक डेजिग्नेशन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बना देंगे। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल की वैल्यू लिख सकते हैं mv² बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो नॉर्मल n है, मास कितना है आपके पास 200 ग्राम 0.2 kg, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 डाल देंगे तो आप झट से पकड़ सकते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि स्पेस शिप है और वो स्वीप करता है एक स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट, एक स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट को ये स्वीप करता है, झाड़ू लगाता है
तो स्पेस की झाड़ू। तो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मास के चेंज होने का रेट जो है dm/dt वो दिया हुआ है ये, और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको बताना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यदि मैं रॉकेट की बात करूं तो रॉकेट पे लगने वाला जो फोर्स होता है, थ्रस्ट फोर्स जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ v रिलेटिव इनटू dm/dt। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है रॉकेट के ऊपर, रॉकेट प्रोपल्शन में आपने पढ़ा होगा, तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ v रिलेटिव इनटू dm/dt। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रॉकेट जो है मूव कर रहा है, लेकिन जो इंटरप्लैनेटरी डस्ट है वो स्टेशनरी है। तो यहाँ पे v रिलेटिव को मैं कह सकता हूँ कि ये vt के बराबर ही होने वाली है, और dm/dt जो है क्वेश्चन में दिया है कितना है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाता है फोर्स, और मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा माइनस ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का क्यूब डिवाइडेड बाय मास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। जो भी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आप टिक कर देंगे। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाना चाहिए था। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें दिया है कि स्मॉल बॉल है जिसका मास m है और इसको थ्रो किया जाता है ऊपर की तरफ इनिशियल स्पीड u से ग्राउंड से। द बॉल experiences a resistive force of mkv square where v is the speed, find the maximum height attained by the ball। तो ये एक फैंसी क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी गई है। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये बॉल है, इसको स्पीड u से फेंका गया है, और जब ये फाइनली अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और मैं कह सकता हूं कि यदि ये y इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो ये y हो जाएगा आपके पास h मैक्स के बराबर, या कैपिटल H इसे कह सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है। मैं मान लेता हूं कि बीच में किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है v के बराबर हो जाती है। इस समय इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे mg, या कह सकते हैं एक्सेलरेशन g लगेगा, और एक्सेलरेशन kv स्क्वायर यहाँ पे लग रहा होगा। तो हर समय इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, g प्लस kv स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन बताइए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सोच के बताइए। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे स्पीड अलग है, यहाँ पे स्पीड अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड होने वाली है, तो कह सकता हूँ एक्सेलरेशन भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होने वाला है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमें इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे कैलकुलस। तो मैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस, इन तीन क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करूंगा, दैट इज v dv by dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a। तो यहां से आप v dv लिख सकते हैं, v इंटू dv इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय dx लिख लो नीचे। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, g प्लस k टाइम्स v स्क्वायर। तो यहां से जितने भी v की टर्म्स में उनको एक साथ ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा v इंटू dv डिवाइडेड बाय g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx। बस आपका काम बन गया। यहां से आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे x बराबर x, या इसको y भी ले सकते थे, बाय dy लिख दीजिए, थोड़ा सभ्य लगेगा यहाँ पे माहौल। तो 0 है, यहाँ पे कैपिटल H है, यहाँ पे u है, यहाँ पे 0 है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को, सिंपल अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन है, तो है इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, ऊपर भी v है, ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है आपको h मैक्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड से फेंका है। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू m गामा v स्क्वायर। फिर से इसमें v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल फोर्स लग रहा है, where m is the mass of the ball, v is instantaneous velocity, and gamma is a constant, time taken by the ball to rise to its zenith। zenith जो है, zenith का मतलब होता है कि maximum point, extreme heights तक जो है पहुंच जाएगा। तो आपको बताना है कितना टाइम, बताना है कितना लगेगा। तो ये सवाल जो है पिछले सवाल जैसा है, बस इसमें टाइम पूछा गया है। पिछले वाले सवाल में हमसे हाइट पूछी गई थी, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है v0, और यहाँ पे टाइम हुआ है t इज इक्वल टू 0।
जब ये यहां पहुंच जाता है जेनिथ पर तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 और मैं कह सकता हूं टाइम लग चुका है t इज इक्वल टू कैपिटल T। पूरे रास्ते इसके पास जो एक्सेलरेशन रहा है वो नीचे की तरफ रहा है, बिकॉज ये ड्रैग फोर्स जो है वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है। तो यहां से यहां पूरे रास्ते में वेलोसिटी ऐसे है तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ लगा होगा और टोटल ड्रैग फोर्स, टोटल एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कह सकता हूं g प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर, गामा इंटू वी स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, गामा इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हर समय जो एक्सेलरेशन है वो इतना है, विच इज नॉट कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, तो इसे कैलकुलस से सॉल्व किया जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट dv बाय dt, dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है, g प्लस गामा वी स्क्वायर, g प्लस गामा वी स्क्वायर। और क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं। तो ये आपको बन जाएगा, v की टर्म्स को एक साथ ले आइए, dv अपॉन g प्लस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। से इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, फाइनल टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है।